ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ऑटो कैटालिसिस और उसके बाद का आज हमारा टॉपिक है नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, ऑटो कैटालिसिस के बाद का टॉपिक है नेगेटिव कैटालिसिस। उसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है और किस बेसिस पे नेगेटिव कैटालिस्ट काम करता है उसके बारे में हमें इस टॉपिक में अंदर डिस्कस करना है। तो नेगेटिव कैटालिसिस किसको कहते हैं? When a catalyst reduce the rate of reaction is called negative catalyst, या उसको इनहिबिटर या इनहिबिशन भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, मतलब जिस स्पीड से पहले रिएक्शन हो रहा था पर कुछ ऐसी चीज़ डाली हमने जिससे उसकी रेट पहले से कम हो गई, उस कैटालिसिस जो हो रही है, वहाँ पे जो कैटालिसिस हो रही है उसको हम नेगेटिव कैटालिसिस बोलेंगे। और जो वहाँ पे हमने कैटालिस्ट डाला उसको इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो हम वहाँ पे अगर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड उसके अंदर डाल दें तो जो H2O2 का डीकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा क्या करता है जो डाल रहे हैं यहाँ पे एसिड, ऐसा क्या करता है जिससे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन में रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है? उसके भी लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। दो एक्सप्लेनेशन हम देंगे उसके लिए, बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट और बाय ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन के लिए अलग सा एग्जांपल देंगे, पर बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट के लिए हम यहाँ पे ये जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या बोलेंगे? जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाए एक्चुअल से, तब हम बोलेंगे कि नेगेटिव कैटालिसिस हो रही है, और जो हमने डाला है कैटालिस्ट उसको हम वहाँ पे इनहिबिटर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कई स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि हम ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को कम क्यों करना है? भाई इससे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो हमने पहले भी इसके बारे में बताया था कि काफ़ी सारे रिएक्शन हैं जिसको हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको डिकम्पोज नहीं होने देना है। हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, हमको वाटर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पर ये अपने आप कुछ ऐसी चीज़ उसके पास एज ए कैटालिस्ट बन जाती है या उसके पास रहती है जिससे ये डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाता है, पर हमें नहीं करने देना है। तो कुछ ऐसी चीज़ डालो जिससे इसका डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो हो जाए, या तो बोलो कि बंद हो जाए। तो काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, तुम्हारी बुक्स के अंदर भी दी गई होगी, बहुत सारे जो है एग्जांपल दिए हैं। उन सबको एक्सप्लेन करना जो है बराबर नहीं है, पर एक जो थियरी है हमारी बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एग्जाम्पल दिया गया है। बाकी के तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, हम पहला जो एक्सप्लेनेशन है बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिशन होने से रोक सकते हैं। तो जब भी हम ग्लास के अंदर, मान लो कि ग्लास की बोतल है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भरा है, तो क्या होगा कि ग्लास जो है उसके अंदर अल्कली कंपाउंड्स होते हैं जो डिजोल्व होकर किसके अंदर आ जाएंगे? H2O2 के अंदर। तो ये जो है जो अल्कली होगा वो किसका काम करेगा? कैटालिस्ट का। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देगा, जिससे ये जो वाटर और ऑक्सीजन में बहुत ही जल्दी जल्दी टूटने लगेगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे ये अल्कली, अब ग्लास के अंदर से वो निकल रहा है तो उसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो निकलेगा ही, पर ऐसा कुछ किया जाए कि ये जो अल्कली है वो पहले किसी और के साथ रिएक्शन कर ले। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा डालें जैसे कि डाइल्यूट एसिड डालें, तो क्या होगा? डाइल्यूट एसिड जैसे ही अल्कली के साथ मिलेगा वो अल्कली को न्यूट्रल कर देगा, मतलब अब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो जितना अल्कली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करने के बाद में बना है वो सारा कौन खत्म कर देगा? डाइल्यूट एसिड, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है बिकॉज ऑफ अल्कली वो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये कैसे होगा? बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को ही हम पॉइजन कर दें, उसको इनएफेक्टिव कर दें, उसका काम जो है वो कर रहा है वो करने ही ना दे। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन था। दूसरा था कि बाय ब्रेकिंग चेन रिएक्शन, है ना,
एग्जांपल में हम ले लें कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को भरा हुआ है ना, दोनों को साथ में, तो उनका रिएक्शन जो है किसमें, जैसे कि Cl है वो Cl2 है, किसमें कन्वर्ट हो सकता है, Cl+Cl मतलब रेडिकल बन सकता है। वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, तो हाइड्रोजन जो है Cl के साथ मिलकर HCl बना सकता है ना, और प्लस एक हाइड्रोजन, है ना। दूसरा कि वो एक और इसके अंदर हो सकता है कि वो Cl दूसरा जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कर ले, है ना। तो ये सारे जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन को रखे रहना था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, HCl के अंदर। हमको ऐसा नहीं होने देना है, तो हम कुछ ऐसी चीज डालें कि ये जो रेडिकल्स बन रहे हैं अगर वो बने भी तो रिएक्शन को प्रोपोगेट होने से रोक ले। तो क्या है ऐसी चीज जो इसको रोक सकता है ना, तो है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। जैसे ही हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसके अंदर डालेंगे तो ये रेडिकल को पकड़ लेगा, है ना। रेडिकल पहले इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये जो चेन प्रोपोगेशन का स्टेप है वो आगे बढ़ेगा नहीं, और हमारा जो H2 और Cl2 जो है वो सेफ रह जाएगा। तो ये था कि बाय ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन। अभी हमें पता है चेन रिएक्शन में सबसे पहले जो है रेडिकल्स बनते हैं, फिर वो रिएक्शन को प्रोपोगेट करते हैं और बाद में टर्मिनेशन होते हैं। तो मतलब ये चीज़ जो है डायरेक्टली जो प्रोपोगेशन का स्टेप है वो बहुत ही कम कर देगा, डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर देगा, रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देगा, ताकि हमारे रिएक्टेंट जो है इसके अंदर ज़्यादा रिएक्ट ना करें, उसका प्रोपोगेशन ना हो। तो ये जो है क्या काम करेगा, चेन को टर्मिनेट कर, चेन रिएक्शन को टर्मिनेट करने का काम करेगा, तुरंत ही उसको रोक देगा। तो ये था हमारा नेगेटिव कैटालिसिस और उसके एक्सप्लेनेशन के भाई कैसे हम जो है नेगेटिव कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है। तो पहला देखा बाय पॉइजनिंग द कैटालिस्ट और दूसरा देखा कि बाय ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिसिस का क्या संबंध है, और उसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि कोलिजन थियरी क्या है ना। हमने 12th में सीखा है कि कोलिजन थियरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, तब जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 12th में आपने एक्टिवेशन एनर्जी भी सीखा हुआ है, और कैटालिसिस की बात हो और एक्टिवेशन एनर्जी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कोलिजन थियरी को पहले थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, मान लो कि हमारा एक रिएक्शन है जिसमें हम A + B ले रहे हैं और वो बना रहा है प्रोडक्ट, है ना। सिंपल सा रिएक्शन है कि रिएक्टेंट कौन है, A है और B है, और वो मिलके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब A और B जब रिएक्ट करेंगे, जब वो कोलाइड होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो कि हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें A B हर जगह पे फैले होंगे, चलो ए बी इसके अंदर है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें टकरा सकती है, या कोलिजन यानी कि टकराना, है ना। कौन कौन सी कोलिजन हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि ए के बीच में कोलिजन हो सकती है, बी के अंदर कोलिजन हो सकती है, और ए बी के अंदर कोलिजन हो सकती है। पर हमारा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी जब टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बन सकता है। इन दोनों के टकराने से हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, नहीं बनने वाला, सिर्फ इसी के टकराने से, यानी कि ए और बी के टकराने से ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो कुछ कोलिजन इसके भी हैं, कुछ कोलिजन इसके भी हैं, और कुछ कोलिजन इसके भी हैं। और जितने भी कोलिजन ए बी के हो रहे हैं वो 100% प्रोडक्ट बना दे ऐसा भी जरूरी नहीं है। मान लो ए बी के 100 कोलिजन हुए, मतलब 100 बार ए और बी टकराए, तो क्या 100 बार जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। मान लो उसमें सिर्फ 60% कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, बाकी का 40 कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है,
कि जब ये कोलिजन हो तो ए और बी के पास एफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, इनफ एनर्जी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये देखो मान लो कि कोई एक टेम्परेचर ले रहे हैं हम, नॉर्मल टेम्परेचर, ना हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, जो रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, जहाँ यहाँ पे हमारा ए और बी है, तो ए और बी के जितने भी यहाँ पे हमको पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी बोलो दिख रहे हैं, उनके सबके पास सेम एनर्जी होती है, सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी तब नहीं होती। तो जितने के पास एफिशिएंट एनर्जी होगी, जब वो कोलाइड करेंगे तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, पर सबके पास तो नहीं है। और सब कोलिजन जो है वो ए का कुछ ए का हो रहा है, कुछ बी का हो रहा है, कुछ ए बी का हो रहा है। तो इसमें भी जितने कोलिजन ए बी के हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कोलिजन पर मिनट। जितने भी कोलिजन हो रहे हैं ए बी के, क्या सारे के सारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं उसके अंदर? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। जब तक उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं आएगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ताकि ए बी का कोलिजन बढ़ जाए? कोलिजन होने से ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें क्या करना है? कोलिजन पर मिनट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ। अगर हम ए बी का नंबर बढ़ा दें, बहुत सारा कर दें, तो बढ़ जाएगा। बहुत सारे ए बी होंगे तो रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट बनने का चांस भी ज़्यादा होगा। तो एक हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ ताकि ए बी का कोलिजन बढ़ जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्रेशर की बात कर सकते हैं। प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम कर दें तो ये सारे एक साइड नीचे की ओर आ जाएंगे। तो क्या होगा कि जो कोलिजन है वो भी इनका भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब जिस स्पीड से ये ए बी जो है इसके अंदर मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन भी बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इन सब करने से जो कोलिजन पर मिनट है ए और बी का वो बढ़ जाएगा। और जो लास्ट तरीका हमें देखना है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, वो है कैटालिस्ट का। किसकी बात करनी है? कैटालिस्ट की बात करनी है। कैटालिस्ट का यूज करने से क्या होगा, है ना? अभी देखो कि हम अभी बात कर रहे थे एनर्जी की, कि इनके पास एफिशिएंट एनर्जी नहीं। एनर्जी जब तक उनके पास नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, चाहे भले वो टकराते रहे, है ना? वो टकराते रहे पर उनके पास एफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा ग्राफ है ना, कि यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, है ना? पोटेंशियल एनर्जी और नीचे जो है रिएक्शन का प्रोग्रेस या रेट भी बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की है ना, थोड़ा सा ऊपर बना, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की। अभी अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इनको ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो गैप है एनर्जी का, उसको लांग के इधर आना पड़ेगा, पूरा कूदना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इस एनर्जी गैप को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसका सिंबल है ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल क्या है? ई ए। तो ये जो गैप है यही है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, क्या उनके पास, सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या भाई इतनी एनर्जी अगर होगी तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, पर सबके पास नहीं होती है एक्टिवेशन एनर्जी, सबके पास नहीं होती है। जितने भी रिएक्टेंट है क्या सबके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? नहीं होगा। पर अभी देखो दो चीजें हम कर सकते हैं, है ना? या तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पर मान लो कि हर एक रिएक्शन में हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, हो सकता है हमारे रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाते हैं, हो सकता है ना? तो टेम्परेचर
बढ़ाना एक तरीका है, पर यह सबके अंदर काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम बोले कि हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करें, है ना। कैटालिस्ट क्या करेगा, एक नया पाथवे जनरेट करेगा। वो जो नया पाथवे होगा उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वो बहुत ही कम होगी, मतलब एक नई एक्टिवेशन एनर्जी आ गई जो एक्चुअल से कम होगी। यानी कि ये जो आया है कैटालिस्ट की वजह से आया है, ये जो है विदाउट कैटालिस्ट है। और यहाँ पे जो ये मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। मतलब जहां पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। अब इधर ऐसा स्टेज है कि अगर वो इधर चला आएगा तो फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ऐसे स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, अगर एनर्जी कम होगी तो फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, बढ़ गई तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो बैरियर है एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी का, जब तक रिएक्टेंट के बाद उतनी एनर्जी नहीं आएगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी जो है ऐसा मान लो कि 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को मान लो कि एक टूर अरेंज की गई है जिसका जो फेयर है वो 500 रुपीज़। क्या सारे स्टूडेंट्स सबके पास 500 रुपीज़ होंगे? हम बोलेंगे नहीं, सबके पास नहीं होंगे, है ना। सबके पास 500 रुपीज़ नहीं होंगे। तो अगर तुमको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लेके जाना है तो क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ करो कि सारे मैक्सिमम, हम बोलेंगे सारे के सारे नहीं, पर हम बोलेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो टूर पे आए। तो क्या करो, या तो तुम जो 500 रुपीज़ है उसको कम कर दो, उसको मान लो 250 रुपीज़ कर दो, है ना। 500 सबके पास नहीं था पर 250 बहुत सारे लोगों के पास था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे टूर के अंदर वो बढ़ गए, है ना। तुमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, जो एक कैटालिस्ट करता है। रिक्वायरमेंट जितना चाहिए था उससे तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे और भी जो रिएक्टेंट जो पहले उनके पास इनफ एनर्जी नहीं थी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते थे पर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनके पास इनफ एनर्जी नहीं थी, पर हम क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वही कम कर दें विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। तो और भी ज़्यादा, जैसे मान लो कि परसेंटेज में बात करें तो पहले सिर्फ 30% जो रिएक्टेंट थे उनके पास इनफ एनर्जी थी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। अब कैटालिस्ट की मदद से हमने क्या किया कि उस परसेंटेज को 70 कर दिया। अब 70% ऑफ जो रिएक्टेंट है उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में, यानी कि हमने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया बाय प्रोवाइडिंग द न्यू पाथवे, है ना, जिसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है ना। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ही है, इसका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो है पहले ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, अब क्या है, कम रिक्वायरमेंट। तो रिएक्टेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे तो मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया कि 500 से हमने 250 कर दिया। या तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि भाई इसको इतना ही रहने दो, हम क्या करेंगे, सब स्टूडेंट्स को पैसे दे देंगे, है ना, सबको 200 रुपीज़ जो है हम सामने से दे दें। तो किसी के पास अगर 300 होंगे तो उसको अगर 200 मिल जाएंगे तो वो 500 देके फिर वापस टूर में आ सकते हैं। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जिनके पास पहले एनर्जी नहीं थी, पर जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन की और वो जो है इस बैरियर को तोड़, मतलब दोनों ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो तुम रिक्वायरमेंट को कम कर दो या तो तुम उसके अंदर उसकी एनर्जी बढ़ा दो, उसको सफिशिएंट बना दो कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यही एग्जांपल है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि तुम रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर रहे, वो तो उतना ही है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, पर तुम उसको एडिशनल सपोर्ट दे रहे ताकि जो रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचा जाए। पर कैटालिस्ट की मदद से क्या कर रहे हैं हम कि हम जो है रिक्वायरमेंट को ही कम कर देते हैं।
ठीक है, तो ये पूरा था एक्टिवेशन एनर्जी का। कोलिजन थ्योरी की मदद से हमने इसको देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे हम जो है उसको कम कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, इससे तुम जब बुक में भी पढ़ोगे तो बहुत सारे जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर जो है आ जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, कुछ बातें जो हैं तुम नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरी बार देखने में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर तुमको इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो तुम ऑब्वियसली पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कोलिजन थियरी और उसी के अंदर से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।